नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीआर पंकज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अब तक आपको महाद्वीपों की श्रृंखला में 3 महाद्वीप लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। उनमें से दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया अर्थात जिसे आप ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, इन 3 महाद्वीपों के लेक्चर आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे। आप जाइएगा, देखिएगा। उसी कड़ी में मैं अगला लेक्चर अर्थात अगला महाद्वीप लेकर आया हूं, जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप, जिसे कि आप देख रहे हैं। इस यूरोप महाद्वीप को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण महाद्वीप है। अगर देखा जाए इन महाद्वीपों में इसका आकार, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, तो यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है और दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, क्योंकि सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में अगर यूरोप की बात की जाए, इसके भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए, तो आइए हम पहले इसका ओवरऑल एक दृश्य डालकर देख लेते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर इस कौन कौन सी जल संधियां, क्योंकि ये ऐसा महाद्वीप है यहाँ से वनडे एग्जाम हो, वनडे मोड एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये एक ऐसा महाद्वीप है, कुछ ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में इनका विस्तार है। तो यूरोप की अगर मैं बात करूं, यूरोप स्पेशली अगर आप देखें कि 3 ओर जल से घिरा हुआ है, और जैसा कि आपको पता है ज्योग्राफी की भाषा में वह भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप अर्थात पेनिनसुला बोलते हैं। इस प्रकार से यूरोप एक महाद्वीप होने के साथ साथ एक प्रायद्वीप भी है। प्रायद्वीप अर्थात इधर भूमध्य सागर, इधर अटलांटिक महासागर, उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर से यह भूभाग 3 ओर जल से घिरा है, इसलिए इसको महाद्वीपों का प्रायद्वीप या इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे आपको छोटे छोटे प्रायद्वीप नजर आएंगे, इसलिए इसको पेनिनसुला टू पेनिनसुला बोल देते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आई। चलिए, कई बार क्वेश्चन बन चुका है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको प्रायद्वीपों के नाम से जाना जाता है या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो आपके सामने यूरोप महाद्वीप है। अब यूरोप महाद्वीप के हम थोड़ा भौगोलिक दृष्टि देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप को यूरेशिया एक ऐसा भूभाग है जहां पर एशिया और यूरोप दोनों मिलते हैं, उसको हम यूरेशिया बोल देते हैं। यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर यूरेशिया शब्द का चुनाव किया गया है। और यूरेशिया में ज्यादातर विस्तार आप देखेंगे तो वो उन क्षेत्रों का है जो पहले रूस के या सोवियत संघ रूस का हिस्सा थे, USSR, जिसमें आपके 1991 में जब रूस के 15 टुकड़े हो गए तो उसके बहुत सारे देश स्पेशली यूरोप में आ गए। नहीं तो ये सारे रूस एक्चुअली में ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है, लेकिन रूस को स्पेशली यूरोप का देश गिना जाता है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि रूस की जो राजधानी है मॉस्को यूरोप में आती है, इसलिए यूरोप को रूस का देश गिना जाता है। प्लस इसके पीछे का एक रीजन और है। दूसरा रीजन ये है कि रूस जो है उसका जो पूर्वी हिस्सा अर्थात यूराल पर्वत जो है वो रूस को 2 भागों में बांट देता है। तो यूराल पर्वत के जो पश्चिमी हिस्सा है ये आर्थिक दृष्टि से, संसाधन की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से काफी समृद्ध क्षेत्र है, क्योंकि रूस की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी पेट्रोलियम उत्पादन है, वो ज्यादा से ज्यादा भंडार सारे इसी एरिया में आते हैं। इसलिए इस लिहाज से भी रूस को यूरोप का देश गिना जाता है। स्पेशली यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत, काला सागर, एजेओ सागर और ये आपका है मरमरा सागर और एजियन सी, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, इन सारे सागरों से यूरोप महाद्वीप चारों ओर से घिरा हुआ है। अब वो पॉइंट आप नोट कर लें
जो यूरोप को एशिया से पृथक करते, या यूं बोल लो, हम यूरोप पढ़ रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे यूरोप को एशिया से पृथक करने वाले स्थलखंड, जलखंड या प्रमुख बिंदु। तो आप लिखेंगे पहला यूराल पर्वत, फिर कैस्पियन सागर, फिर काकेकस पर्वत, फिर काला सागर। काला सागर और काकेकस पर्वत के बीच में आप एजोर सागर भी लिख लीजिए। काला सागर के बाद मरमरा सागर, मरमरा सागर के बाद एजियन सी, ये ऐसे, और भूमध्य सागर, ये ऐसे जल संधियां हैं, ऐसी जल राशियां हैं जो कि यूरोप को एशिया से पृथक करती है, और भूमध्य सागर एशिया के साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप से भी यूरोप को पृथक कर देती है। गर्मी बहुत पड़ रही है, पंखा चलाया नहीं जा सकता है। उसका रीजन है कि पंखे की आवाज आ जाती है तो मेरी आवाज दब जाती है, और वीडियो में बेवजह एक नॉइज एंट्री कर जाती है, जिसकी वजह से लेक्चर में मजा नहीं आता है। चलिए तो एक बार फिर से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत, काला सागर, एजोर सागर, काकेकस और काला सागर के बीच में एजोर सागर, मरमरा सागर, एजियन सी और भूमध्य सागर ऐसी जल राशियां हैं जो कि एशिया को यूरोप से और एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से पृथक कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? आइए आगे चलते हैं। यह है, मैंने आपको हल्का से दिखाने की कोशिश की है अफ्रीका महाद्वीप का। यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ देश है मोरक्को, और मोरक्को की राजधानी है रबात। यहाँ यूरोप का देश है स्पेन, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भूमध्य सागर किन दो स्थल खंडों को पृथक करती है, तो भूमध्य सागर जो है यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से। लेकिन क्वेश्चन फिर बन जाता है कि कौन सी जल संधि है जो कि अफ्रीका को यूरोप से पृथक कर देती है, यूरोप को अफ्रीका से पृथक कर देती है। तो ये यहाँ मैंने लिख रखा है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश को, यूरोप महाद्वीप के स्पेन देश को एक दूसरे से पृथक कर देती है। अगर आपसे देश पूछे तो ये जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच में है। अगर इस जल संधि को महाद्वीप के बारे में पूछे तो ये जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक कर देती है। दूसरी चीज, ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा आप। मेरे पास इतनी जगह नहीं कि मैं नोट करके आपको बता सकूं, इसलिए जो मुझे लगेगा क्लिष्ट वर्ड है थोड़ा, या मैं बोल तो रहा हूं लेकिन आपकी समझ में कम आए होंगे, तो उनको मैं लिख दूंगा। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये इधर अटलांटिक महासागर है आपका, ये अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ देती है। ये सारा आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। ये सारा, ये भूमध्य सागर में ही कुछ छोटे छोटे और सागर आपको नजर आएंगे। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं या भूमध्य सागर की बोलते हैं, क्योंकि जब तक जिब्राल्टर जल संधि की खोज नहीं हुई थी या स्पेन और मोरक्को के बीच का यह मार्ग नहीं मिला था हमें, तब तक हम एशिया अर्थात नए भारत की जो खोज अंग्रेजों ने की थी वो अटलांटिक महासागर होते हुए, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से होते हुए, हिंद महासागर होते हुए एशिया में अर्थात पहुंचते थे। लेकिन जिब्राल्टर जल संधि के बाद जब सुएज नहर का निर्माण हो गया 1869 से, जब शुरुआत हो गई सुएज नहर की, तब से लगभग इस पूरे एरिया से जाने से अच्छा था। जो पहले मार्ग से जाते थे उसकी तुलना में नए मार्ग में 7000 किलोमीटर की दूरी अर्थात डिस्टेंस की कमी आई थी, ठीक है। और 7000 किलोमीटर का मतलब तब पानी के जहाज से यात्राएं होती थी। पानी के जहाज तो मुश्किल के थे, बोट थी और कुछ जो भी पानी के जहाज टाइप चीजें रही होंगी, इनसे बहुत लंबा समय लग जाता था यात्रा करने में, ठीक है। ये सारी चीजें
उसके बाद आइए हम कुछ अफ्रीका महाद्वीप के प्रायद्वीपों की बात करते हैं। लेकिन प्रायद्वीपों से पहले हम बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्वे में पड़ता है, बिल्कुल यहां पर पड़ेगा, और उसका नाम है केप नॉर्थ, केप नॉर्थ या नॉर्डकिन, केप नॉर्थ या नॉर्डकिन, केप नॉर्थ या नॉर्डकिन, दो नामों से इसको जानते हैं। कुछ किताबों में केप नॉर्थ मिल जाएगा आपको, कुछ किताबों में नॉर्डकिन मिल जाएगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ये यूरोप महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु है। अब इसी जगह अगर आपसे पूछ लिया जाए यूरोप महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रीस में पड़ता है, ग्रीस में, ये ग्रीस है, और ग्रीस में जो पॉइंट पड़ता है उसका नाम है गावाडोस, गावाडोस, यहां पे मैं लिख रहा हूं गावाडोस, या इसी को बोलते हैं केप ट्राफल्गर, केप ट्राफल्गर, ये है यूरोप का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, इसी के साथ साथ यूरोप का सबसे, अगर हम पूर्वी बिंदु देखें, सॉरी पश्चिमी बिंदु, जो कि पुर्तगाल में पड़ेगा, पुर्तगाल इनके यहाँ का सबसे पश्चिमी देश पड़ता है, और पुर्तगाल का में जो पड़ेगा उसका नाम है काबोडा रोका, काबेडा रोका, काबेडा रोका, काबेडा रोका जो है पुर्तगाल में पड़ता है। ठीक है, प्लस सबसे पूर्वी बिंदु जो है उसका नाम है पोलार्नी, पोलार्नी जो है यूराल पर्वत का हिस्सा है, पोलार्नी यूराल पर्वत का हिस्सा है, यहां कहीं पड़ेगा पोलार्नी। क्लियर, ये है यूरोप महाद्वीप के 4 महाद्वीप की। अगर हम जलवायु की बात करें तो अगर पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में यहाँ पर सागरीय महासागरीय जलवायु पाई जाती है, अटलांटिक महासागर से उठने वाली हवाएं, जिसको आप पछुआ पवने बोलते हैं, पश्चिमी हवाएं, तो इसलिए इसको महासागर से उठती है, इस प्रकार की जलवायु को महासागरीय जलवायु बोल देते हैं। उत्तर में इनके यहाँ जलवायु चलती है उत्तरी ध्रुव, उपध्रुवी नामक हवाएं पाई जाती हैं, मानसून, जो कि टुंड्रा जलवायु के लिए जाने जाती है। टुंड्रा जलवायु वे पेड़ होते हैं जिनके ऊपर, जिन पेड़ों में ऊपरी, यानी पेड़ बिल्कुल टुंड्रा टाइप होते हैं, यानी ठूंठ टाइप होते हैं, ठूंठ, तो ऐसे पेड़ों को जहां पाए जाते हैं वो जलवायु टुंड्रा जलवायु होती है, या उसे ही उपध्रुवीय जलवायु बोल देते हैं। क्लियर, इसके पूर्व में जो जलवायु पाई जाती है, पूर्व में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अब महाद्वीप से आ रही है तो महाद्वीपीय जलवायु, इधर महासागर था तो महासागरीय जलवायु। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के, और मध्य में समशीतोष्ण जलवायु यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है, मध्य में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो एक बार पश्चिम में महासागरीय जलवायु, पूर्व में महाद्वीपीय जलवायु, उत्तर में उपध्रुवीय तथा टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन अब यूरोप के हिस्से की कहानी कुछ बहुत, जो कि इसका ओवरऑल हल्का हल्का मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए अब देखते हैं इनके यहाँ यूरोप महाद्वीप में कुछ प्रायद्वीपों के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर प्रायद्वीपों की बात की जाए तो सबसे पहला जो प्रायद्वीप है उसका नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। ये है आपका आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत आपका पुर्तगाल और स्पेन आता है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि यहाँ पर कुछ मैं लिख सकूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि शायद आपके समझ में ना आए। तो आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत पुर्तगाल प्लस स्पेन, ये दो देश आ जाते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत।
प्लस यहीं पर बिश्के की खाड़ी है। बिश्के की खाड़ी जो है अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, प्लस बिश्के की खाड़ी जो है ये फ्रांस के पश्चिमी हिस्से में पड़ती है। बिश्के की खाड़ी, जैसा कि आपने जिब्राल्टर जल संधि पढ़ी थी, वैसे अब एक चैनल मिलेगा, इंग्लिश चैनल। यहीं पर आपको एक संधि मिलेगी, डोवर जल संधि भी बोलते हैं, डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल, आने जाने में पानी के जहाज आराम से आ जा सकते हैं, तो ऐसे जल मार्गों को चैनल बोल देते हैं। क्लियर? जो कि जल संधियों से थोड़ा चौड़े होते हैं। क्लियर? खाड़ियों से, जल संधियों से। तो ये इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड को अर्थात यूके को फ्रांस से पृथक करता है। ये पॉइंट सारे नोट करते रहेगा। किसको? फ्रांस से इंग्लैंड को पृथक करता है। कौन सा? इंग्लिश चैनल। वैसे ही डोवर जल संधि भी यूके को फ्रांस से पृथक कर देती है। क्लियर? आयरलैंड और इंग्लैंड। वैसे यहाँ पर सेंट जॉर्ज चैनल है, जैसे इंग्लिश चैनल वैसे यहाँ पर सेंट जॉर्ज चैनल पाया जाता है। आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है, या ब्रिटेन बोल सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे इस जो द्वीप है, ये द्वीप इंग्लैंड, यहाँ पर इसके अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं यूके, तो यूनाइटेड किंगडम कोई एक देश नहीं है। यूनाइटेड किंगडम स्पेशली 4 देशों का समूह है। उसमें 4 देश कौन कौन से? एक तो इंग्लैंड है, दूसरा वेल्स है, एक स्कॉटलैंड है और एक उत्तरी आयरलैंड है। उत्तरी आयरलैंड ये वाला हिस्सा है आपका। तो उत्तरी आयरलैंड, जब इंग्लैंड और वेल्स मिलते हैं तो ये कहलाता है ब्रिटेन। जब इसमें इंग्लैंड वेल्स के साथ साथ स्कॉटलैंड ऐड हो जाता है तो ये कहलाता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें आयरलैंड ऐड हो जाता है, अर्थात इंग्लैंड, ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, तो इसको बोल देते हैं हम यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड अर्थात संयुक्त रूप से। क्लियर? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। आज के 4-5 साल पहले आयोग का टेम्स नदी वाला क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था। अर्थात ज्यादातर आयोग ये क्वेश्चन जरूर पूछता था कि लंदन की राजधानी टेम्स किस नदी के तट पर स्थित है। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्पेशली जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर। जर्मनी वो देश है जो कि काफी सुर्खियों में अक्सर बना रहता है। और ये यहाँ पर आपको ये जो भूमि दिख रही है, यह भूमि जो है यहाँ पर 3 देश स्थित हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बेनेलक्स अर्थात बी से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड, लक्स से लग्जमबर्ग। ये तीनों देश निम्न भूमि वाले देश कहलाते हैं। कैसे देश? निम्न भूमि, यानी डाउनलैंड कंट्री कहलाते हैं। डाउनलैंड कंट्री कहलाने का तात्पर्य क्या है इसके पीछे का रीजन है कि ये जो देश हैं इनके पास भूमि नहीं थी अपनी खुद की, तो और इनके जस्ट सामने सागर था, अगल बगल 2 जबरदस्त बड़े देश थे जिनकी अपनी शक्ति समृद्धि के लिए जाने जाते थे, फ्रांस और जर्मनी। तो इनके तरफ बढ़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने दिमाग लगाया जैसे सपोज दैट ये भूमध्य सागर है और यहाँ पर हमारा घर है और यहाँ पर कोई भूमि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमने एक दीवार बना दी भूमध्य सागर में। दीवार बनाकर इस तरफ का जो पानी था पंपिंग सेट के माध्यम से इधर निकाल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी भूमि मिल गई। तो ये क्या है? ये निम्न भूमि है। तो ऐसे ही ये इन्होंने अपनी भूमि अपने लिए तैयार की है। तो ऐसे
देश जिनका जो इस प्रकार से भूमि सागर महासागर में तैयार करते हैं तो उसको निम्न भूमि वाले देश बोलते हैं। तो जो दीवार बनाते हैं इसको डायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायर। और जो भूमि तैयार होती है उसको पोल्डर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? पोल्डर। क्लियर? तो 3 निम्न भूमि वाले देश कौन कौन से? नीदरलैंड, बेनेलक्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका है उत्तर सागर। बात अगर उत्तर सागर की जाए तो इंग्लिश चैनल जो है अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ देता है। वैसे ही डोवर जल संधि भी अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ देती है। लेकिन ये दोनों एक चैनल और जल संधि ये फ्रांस को यूके से यूनाइटेड किंगडम से पृथक कर देते हैं। ये देश आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा देश है दुनिया का जो कि पशुपालन के लिए या डेयरी उद्योग के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जाना जाता है। और डेनमार्क की अपनी एक खूबी है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अर्थात ग्रीनलैंड जो कि नक्शे में आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नक्शे में आपको दिखाया जाता है, लेकिन उस पर अधिकार डेनमार्क का है। किस पे? ग्रीनलैंड पे। तो कई बार क्वेश्चन बना है कि ग्रीनलैंड का पे निम्नलिखित में से किस देश का अधिकार है, तो आपको पता होना चाहिए उस पर यूएसए का अधिकार न होकर डेनमार्क का अधिकार है। ये यहाँ पर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई डेनमार्क के बीच से जाती है जिसका नाम है कील नहर। क्या नाम है? कील नहर। क्लियर? बाल्टिक सागर में ही बोथनिया खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी है, और ये जो एक प्रायद्वीप आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा ये ऐसे, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की जब बात की जाए तो इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं। कितने? 3 देश। 3 देश कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्वे, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है फिनलैंड। क्लियर? तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत लिख देता हूं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। ठीक, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। लेकिन जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए स्कैंडिनेवियन देश कितने हैं, तो स्कैंडिनेवियन देश के 5 है। 3 तो है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, प्लस एक डेनमार्क, दूसरा आइसलैंड। आइसलैंड की बात जान लीजिए। आइसलैंड सबसे उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित देश है, द्वीप है। ठीक है, इसकी राजधानी रिकजाविक है, और रिकजाविक जो है उत्तरी ध्रुव या उत्तरी आर्कटिक वृत्त के सबसे निकटतम किसकी राजधानी स्थित है, तो आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक की। और इसकी एक खूबी और है, उत्तरी ध्रुव के सबसे निकटतम स्थित राजधानी है रिकजाविक की। जब क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी ध्रुव के सबसे निकट राजधानी किस देश की है, तो आइसलैंड की। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है, तो दक्षिण अमेरिका में एक देश बोलिविया की राजधानी है लाप्लाज। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है बोलिविया, उसकी राजधानी लाप्लाज दुनिया की सबसे हाइट पर स्थित राजधानी है। इतनी बात समझ में आ गया। यहाँ पर आपको कुछ 3 देश नजर आएंगे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। बहुत पूछा जाता है ये ऐसे देश हैं। ये बाल्टिक सागर आपको नजर आ रहा है, ये बाल्टिक सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ऐसे देशों को बाल्टिक कंट्री बोल देते हैं। तो बाल्टिक कंट्री कितनी है? 3 है। कौन कौन सी 3 कंट्रियां हैं? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। लिखी है मैंने, बोल रहा हूं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक कंट्री हैं। क्लियर? क्योंकि इनकी सीमा बाल्टिक सागर से स्पर्श होती है, और ये तीनों देशों की सीमा रूस से भी स्पर्श हो रही है। आज देख लीजिए बराबर। रूस की एक प्रमुख झील है लाडोगा झील, बहुत फेमस है रूस की। यह है बेलारूस, यह है यूक्रेन। यूक्रेन वही देश है जिसमें इस समय युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसकी वजह से जो कि कुछ चंद दिनों का युद्ध बोला जाता था जब शुरू हुआ था 2022 में फरवरी में, लेकिन ये चलते चलते 1.5 साल पूरे हो चुके हैं, और देखो अभी तक कितना और खिंचता है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है,
और यूक्रेन से जुड़ा हुआ एक एजेव सागर है। एजेव सागर पैतकार रूस का है और एजेव सागर से काला सागर के बीच में एक सीमा है, एक जल संधि है जिसको कोरिच जल संधि बोलते हैं। और कोरिच जल संधि जो है काला सागर को एजेव सागर से जोड़ देती है। ठीक है, साथ ही साथ काला सागर के आप दक्षिण में आएंगे तो आपको मरमरा सागर मिलेगा और मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है बॉस जल संधि, बॉस्फोरस या बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि मैंने लिखा है। तो ये है मरमरा सागर आपका, ये रेड से पॉइंट कर रहा हूं मैं, ये मरमरा सागर है। मरमरा सागर के दक्षिण में एजियन सागर, मरमरा सागर के उत्तर में काला सागर। क्लियर। मरमरा सागर के जस्ट उत्तर में तुर्की पड़ता है। तुर्की एक ऐसा देश है जिसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। जो हिस्सा तुर्की का एशिया पड़ता है उसको तुर्की बोलते हैं, लेकिन जो हिस्सा इसका यूरोप में पड़ता है उसको इस्तांबुल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इस्तांबुल। क्लियर। दूसरी चीज अगर देखी जाए यहीं पर तो यह है एजियन सागर। तुर्की का नाम चेंज हो चुका है, तुर्की का नाम तुर्किया है। तुर्की और यहीं के दक्षिण में आप आएंगे एक देश है सीरिया। तो यहाँ पर अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में के मई में भूकंप आ गया था और जबरदस्त भूकंप आया था, जिससे भारत ने कुछ मदद भेजी थी और ऑपरेशन चलाया था हिंदुस्तान ने, जिस ऑपरेशन का नाम था दोस्त ऑपरेशन। तो कई बार करंट का क्वेश्चन है कि दोस्त ऑपरेशन किसके बीच भारत ने चलाया था। ये तो भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए वहां पर आए हुए भूकंप से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की सरकार ने दोस्त नामक ऑपरेशन चलाया था। एजियन सागर के आप दक्षिण में आएंगे, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा, ग्रीस मिलेगा। ग्रीस वही देश है जिसको यूनान के नाम से जानते थे और ग्रीस के बगल में आप मैसेडोनिया मिलेगा आपको। मैसेडोनिया वही देश है जिस देश से अलेक्जेंडर आता था, अलेक्जेंडर का नाम जाना जाता है। उसके बाद आगे आएंगे तो एडियाटिक सागर। एडियाटिक सागर वह सागर है जो कि इटली के उत्तर पूर्व में स्थित है। इटली वो देश है जिस देश की राजधानी रोम है और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर स्थित है। तो इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अब ये बहुत ही क्रिएटिंग पॉइंट है कि आप भूल सकते हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो जब भी आप टाइबर को टाइबर ना बोलकर टाइगर बोलिए, और जब भी आप टाइगर देखोगे तो आपके अपने आप रोम रोम खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। क्लियर। इटली की राजधानी रोम के अंदर एक देश स्थित है जिसका नाम है क्या? वेटिकन सिटी, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है। सिसिली द्वीप इटली का है जिसका विस्तार ज्वालामुखी से हुआ है। इटली में ही एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम है माउंट एटना। माउंट एटना में अभी हाल ही में लावा का विस्फोट हुआ है, काफी सुर्खियों में बनी थी। भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है इस्तांबुली। इस्तांबुली एक ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर में स्थित है और उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, इस्तांबुली। फिर उसके बाद आप आगे आएंगे, इसके इटली के उत्तर में जाएंगे तो इटली और फ्रांस नहीं, इसका सिर्फ फ्रांस और भूमध्य सागर के हिस्से में यहाँ एक देश पड़ेगा मोनाको। मोनाको वही देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है और मोनाको दूसरा सबसे छोटा देश है। और फिर उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको फ्रांस मिलेगा, फिर जर्मनी मिलेगी। स्विट्जरलैंड वही देश है जिसको धरती का स्वर्ग बोलते हैं और ये यहाँ पर हंगरी है। बेल्जियम वही देश है जिसको यूरोप का अखाड़ा बोलते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच, दोनों युद्धों की शुरुआत बेल्जियम से हुई थी, इसलिए यूरोप का अखाड़ा बोलते हैं बेल्जियम को। क्लियर। कुछ खास पॉइंट्स और हैं, जैसे कि जर्मनी और फ्रांस के उत्तर के हिस्से में,
फ्रांस के उत्तर में, और लग्जमबर्ग नहीं बेल्जियम के दक्षिण में एक एरिया सार प्रदेश, और जर्मनी का एक हिस्सा है यही यहाँ पर, जिसको रूर का प्रदेश बोलते हैं। रूर कोयला उत्पादन की दृष्टि से काफी संपन्न क्षेत्र कहलाते हैं। रूर को दुनिया का कोयला उत्पादन का सबसे अग्रणी या सबसे संपन्न भूभाग बोलते हैं, जिसकी तुलना अगर किसी भी देश, किसी भी प्रदेश, किसी भी महाद्वीप में कोई रूर बोला जाता है तो ये मान लीजिए वो क्षेत्र कोयले उत्पादन में सबसे अग्रणी होगा। हिंदुस्तान में भी छोटा नागपुर के पठार को रूर का प्रदेश बोलते हैं। ठीक, तो रूर का प्रदेश इसलिए कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। और जर्मनी और यूरोप में ज्यादातर जिनके उत्पादन का मुख्य स्रोत है इनके आय का, वो कोयला है। जर्मनी से एक नदी प्रवाहित होती है जिसको बोलते हैं राइन नदी। राइन नदी स्पेशली आपकी इंग्लिश चैनल में अपना मुहाना बनाती है और उत्तर सागर में अपना मुहाना बनाती है, और ये सबसे व्यस्ततम नदियों में से एक नदी गिनी जाती है, क्योंकि इसका जो बंदरगाह है इनके यहाँ नीदरलैंड में बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है रोटरडम बंदरगाह। और रोटरडम बंदरगाह जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, क्योंकि वो अंतःस्थलीय बंदरगाह है। अंतःस्थलीय बंदरगाह क्या है? जैसे किसी भी महाद्वीप या देश की का भूभाग जो सीमा रेखा यहाँ से शुरू हो जाती है, लेकिन ये जो नदी है, इस नदी की वजह से ये काफी चौड़ी अंदर तक है। इस प्रकार से अंतरतम बंदरगाह है दुनिया का, और दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। इस नदी से सर्वाधिक कोयला का उत्पादन आयात निर्यात होता है, इसलिए इसको निर्यात होता है क्योंकि यहाँ कोयला अधिकतम है, इसलिए इसको काली नदी भी बोलते हैं, राइन नदी को। क्लियर? आगे अगर बात की जाए काला सागर, तो काला सागर से 6 देश सीमा साझा करते हैं। ये काला सागर है, काला सागर से 6 देश सीमा साझा करते हैं, और बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 6 देश कौन कौन से हैं? रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया। रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, तुर्की, कितने हो गए? 5 हो गए, 4 हो गए। रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया, प्लस और एक कौन सा है? रोमानिया। फिर से एक बार, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया, तुर्की, जॉर्जिया। ये 6 देश हैं जो काला सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। कैस्पियन सागर को सागर बेशक बोलते हैं, लेकिन दुनिया ये खाड़ी है, सॉरी झील है, ठीक है, जो कि चारों तरफ से क्या है? लैंडलॉक्ड है। ऐसे जलराशि जो चारों ओर किसी भूभाग से घिरा हो उसको झील बोल देते हैं। तो लेकिन विचार हुआ होगा, लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी जलराशि है, सागर महासागर जैसी है, तो उन्होंने देखा होगा महासागर, तो देखा होगा अरे महासागर तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो ये महासागर तो नहीं हो सकता, चलो हम इसको सागर बोल देते हैं। लेकिन बाद में पता चला होगा, घूमे फिरे होंगे कि ये तो चारों तरफ से बंद है और मैंने ऐसे जलराशि को झील का नाम दिया है, तो इन्होंने कहा चलो इसका नाम तो कैस्पियन सागर रख देते हैं, लेकिन ये एक झील है। तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। ठीक, कौन सी झील है? कैस्पियन सागर झील। तो कैस्पियन सागर से 5 देश सीमा साझा करते हैं। 5 देश कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। इसकी ट्रिक है तारीख। अब तारीख क्या होता है? ना कि तारीख। तारीख का मतलब है, टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान। आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से ए का अर्थ है अजरबैजान, आर है रूस, आई है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। क्लियर हो गए? ये हैं इतने 5 देश जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। इनको भूलिएगा नहीं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। टी से तुर्कमेनिस्तान, ना कि तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। क्लियर? ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस और इटली की,
तो फ्रांस और इटली के बीच में एक पर्वत है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के बॉर्डर का काम करता है। वहीं पर सिसिली और इटली, ये यहाँ सिसिली, ये यहाँ इटली, सिसिली और इटली के बीच में एक जल संधि है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे वही पॉइंट आपके सामने रखूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सिसिली और इटली के बीच में एक जल संधि। सिसिली इटली का ही देश हिस्सा है, ठीक है, द्वीप है, लेकिन पूछे जाते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मेसिना जल संधि, कौन सी जल संधि, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप अपना नोट डाउन करते रहिए। मेसिना जल संधि, मेसिना जल संधि इटली और सिसिली के मध्य पड़ जाती है। क्लियर। वहीं पर अगर बात किया जाए और ट्रांटो जल संधि, इटली और बाल्कन प्रायद्वीप, इटली और बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है आपका बाल्कन प्रायद्वीप कहलाता है। ये इतना पूरा हिस्सा, अभी आगे बताएंगे बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो ओट्रांटो, मैं यहां लिख रहा हूं ओट्रांटो को, ओट्रांटो, ये ओट्रांटो एक जल संधि है जो कि स्पेशली इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत आ जाती है। क्लियर। उसके बाद मैं बात करूं तो बास्फोरस जल संधि, ये मैंने आपको बताई थी यहाँ पर बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि किसके काम कर कहाँ है? बास्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ देती है। ठीक है, जल संधियां जल राशियों को जोड़ती हैं लेकिन स्थल खंडों को पृथक कर देती हैं। तो कौन कौन से स्थल खंडों को पृथक कर रही हैं? तो आप देखिए, ये इधर तुर्की के ही पीछे पड़ जाती है स्पेशली। ठीक है, तुर्की के पीछे पड़ जाती है। आगे उसके बाद हम बात करें डार्डानेल्स जल संधि, बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप के बीच, बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप मध्य डार्डेनल्स जल संधि, ये स्पेशली अनातोलिया प्रायद्वीप, ये यहां पर पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें तो अगर यूरोप महाद्वीप की भाषा है तो जर्मन और रोमन, ये यहाँ की कुछ ज्यादा पॉपुलर भाषाएं हैं। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है। स्विट्जरलैंड और इटली, यहाँ पर स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य ग्रेट बर्नार्ड दर्रा है। ये पॉइंट मैं आपको यहां दिख रहा हूं, ग्रेट बर्नार्ड दर्रा, इटली और स्विट्जरलैंड के मध्य। क्लियर। वैसे ही ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य ब्रेनर दर्रा है। ऑस्ट्रिया और इटली, ये ऑस्ट्रिया है और ये इटली है, ये तो यहां पर है दर्रा, तो ये यहां लिख रहा हूं मैं, ब्रेनर दर्रा। क्लियर। ये बातें आपकी सारी समझ में आ रही होंगी। और पोलैंड और जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी, ये जर्मनी है और ये पोलैंड है, इनका बॉर्डर है, तो इनके बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा पृथक करती है? हिंडनबर्ग, या इसी को बोलते हैं ओडर निशे रेखा, हिंडनबर्ग या ओडर निशे रेखा, तो में से कोई एक। स्पेशली पॉपुलर जो है हिंडनबर्ग रेखा है। आयोग जब भी पूछेगा हिंडनबर्ग से क्वेश्चन पूछेगा तो आप हिंडनबर्ग रेखा याद रखिएगा, जर्मनी और पोलैंड के मध्य में स्थित है। क्लियर। अगर बाल्कन प्रायद्वीप की बात की जाए तो आप देखिए, एजियन सागर, मरमरा सागर, काला सागर, ये जो भूमि है ये पूरी श्रेणियों से घिरी हुई है। ये एडियाटिक सागर से, तो ये इसको हम बाल्कन प्रायद्वीप बोल देते हैं। तो बाल्कन प्रायद्वीप के अंतर्गत कई सारे देश आ जाते हैं, जैसे यूनान आ जाता है, अल्बानिया आ जाता है, बुल्गारिया आ जाता है, यूगोस्लाविया और रोमानिया। बाल्कन प्रायद्वीप से आज तक क्वेश्चन नहीं बना है, इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज और ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य, ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य एक रेखा है। इस रेखा का नाम है मैगीनेट रेखा। मैगीनेट, मैं यही लिख देता हूं, जर्मनी में मैगीनेट रेखा, फिर मैगीनेट रेखा।
स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल के मध्य मेसेटा का पठार है, मेसेटा का पठार, ठीक, मेसेटा का पठार यहाँ पर है। सेंट जॉर्ज चैनल मैंने आपको बता दिया था, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के मध्य पड़ जाता है आपका। आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा, क्लियर। उसके बाद लंदन और पेरिस, स्पेशली भूमिगत, हाँ, लंदन और पेरिस के मध्य दुनिया का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग बना हुआ है। किसके मध्य? लंदन और स्पेन, सॉरी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, इनके बीच दुनिया का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग बना हुआ है। स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत से चारों ओर से घिरा हुआ है। ये स्विट्जरलैंड है, ये चारों ओर आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है। आल्प्स पर्वत वही है जो फ्रांस और इटली के बीच सीमा का काम कर रहा है, क्लियर। इटली और फ्रांस के मध्य एक दर्रा है, आल्प्स दर्रे से होकर ही जाता है, उस दर्रे का नाम है, अभी आपको मैंने बताया, ग्रेट बर्नार्ड दर्रा, क्लियर। ऑस्ट्रिया से ब्रेनर दर्रा है। उसके बाद अगर हम बात करें यूरोप में, स्पेशली इटली में जो घास के मैदान है, समशीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान है, तो यहाँ पर समशीतोष्ण घास के मैदान के इटली में पुष्टाज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पुष्टाज, मैं लिख रहा हूं, पुष्टाज बोल देते हैं इटली में, स्पेशली घास के मैदान। वैसे ही यूक्रेन और बेलारूस में इन घास के मैदानों को स्टेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपी। यूक्रेन और बेलारूस में स्टेपी एक्चुअली में वो घासें हैं जो थोड़ा लंबी घासें होती हैं, तो जब भी काफी उर्वरक भूमि होती है स्टेपी की, इसका रीजन है कि जब घास बड़ी होगी, लंबी होगी, तो वहां पर जो सुनामी आएंगी, समुद्र की लहरें आएंगी, जैसे जो सागर है, काला सागर है इनकी, तो इनकी लहरों की वजह से वो आगे जा नहीं पाएंगी। घासें प्रहरी का एक अच्छा काम करते हैं, जिसकी वजह से वहां की भूमि प्रतिवर्ष नहीं हो जाती, उर्वरक हो जाती है। इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है काफी उर्वरक होने की वजह से इस क्षेत्र में गेहूं की काफी अच्छी मात्रा में उत्पादन होता रहता है। इसलिए यहाँ पर इनको, यूक्रेन को विश्व की या यूरोप का ब्रेड ऑफ बास्केट बोलते हैं, अर्थात रोटी की टोकरी बोलते हैं यूक्रेन को। इटली का एक शहर है तुरिन, जो कि डेट्रॉइट के लिए डेट्रॉइट कहा जाता है। इटली का शहर है तुरिन, यहाँ पड़ेगा तुरिन, उसको डेट्रॉइट बोलते हैं। डेट्रॉइट का होता है, स्पेशली संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है डेट्रॉइट, वहां पर मोटर वाहन उद्योग के लिए बहुत ही फेमस पूरे वर्ल्ड में है। तो जो भी शहर या देश, किसी भी देश का कोई भी शहर, कोई भी जिला, कोई भी राज्य जब मोटर वाहन के लिए फेमस होता है उत्पादन में, तो उसको डेट्रॉइट की तुलना कर दी जाती है, तो उसको उस देश का डेट्रॉइट बोला जाता है। तो ऐसे इटली का डेट्रॉइट तुरिन को बोला जाता है, क्लियर। जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर, दुनिया में सर्वाधिक सबसे अच्छे सूती वस्त्र उत्पादन के लिए मैनचेस्टर के कपड़े जाने जाते हैं, इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। इससे सिद्ध होता है इन दो जगह पर हिंदुस्तान में सबसे अच्छे सूती वस्त्र उद्योग है, सबसे अच्छे सूती वस्त्र आपको मिलेंगे, क्लियर। आगे बात समझ में आगे। वैसे ही मिलान एक शहर है इटली में ही, और मिलान को यूरोप का या इटली का मैनचेस्टर बोलते हैं, यानी अर्थात सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे ज्यादा इटली का मैनचेस्टर हो जाता है। किसको? मिलान को। पूर्वी यूरोप की अगर बात की जाए, ये वाला हिस्सा, ये तो कृषि उत्पादन के लिए काफी अच्छी यहाँ की भूमि है, काफी अच्छी जलवायु है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे फसल उत्पादन हो जाता है। और ज्यादातर यूरोप का हिस्सा इस पूर्वी हिस्से पर ही डिपेंड करता है खाद्य उत्पादन के लिए। और यहाँ इनका जो हंगरी है,
हंगरी आपको मैंने भी बताया था, ये हंगरी। हंगरी स्पेशली खेती की दृष्टि से, कृषि उत्पादन की दृष्टि से काफी अग्रणी देशों में इसकी गिनती होती है, और इसको गेहूं का स्टोर कहा जाता है, स्टोर हाउस कहा जाता है गेहूं का, हंगरी को। यूरोप का गेहूं के स्टोर हाउस हंगरी को कहा जाता है। क्लियर। उसके साथ ही अगर बात की जाए फिनलैंड, फिनलैंड में बहुत छोटी छोटी झीलें हैं, जो झीलों के समूह हैं, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ लैक्स बोला जाता है फिनलैंड को। नॉर्वे वो देश है जहां पर मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है नॉर्वे देश को। लेकिन जब मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे है, लेकिन मध्य रात्रि सूर्य वाला द्वीप बोला जाए तो आइसलैंड है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आधी रात में भी सूर्य दिखाई पड़ता है। उसका एक जब क्लाइमेट पढ़ाया जाएगा तो आपको स्पेशली वहां पे बताऊंगा। ठीक। डेनमार्क को बाल्टिक सागर की कुंजी बोला जाता है। जैसे जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी, वैसे डेनमार्क को बाल्टिक सागर की कुंजी बोला जाता है। क्लियर। आइसलैंड को मध्यरात्रि का सूर्य का द्वीप बोलते हैं। बेल्जियम जो कि यूरोप का अखाड़ा बोला जाता है, प्लस बेल्जियम एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया का हीरे का सबसे बड़ा बाजार लगता है, एंटवर्प। ठीक। एंटवर्प जो है हीरे का सबसे बड़ा बाजार है दुनिया में, अर्थात सबसे अच्छी हीरे की जो सफाई है, जो उसकी नक्काशी है, वो एंटवर्प में होती है दुनिया में। हीरे के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन उस हीरे को तराशना, उस हीरे को उसकी कटिंग, एक नया शेप देना, उस पर डिजाइन देना, ये सारी चीजें एंटवर्प में सबसे अच्छी होती है। दुनिया में कई सारी जगहों में होती है, हर देश में होती होंगी, लेकिन सबसे अच्छा एंटवर्प हीरे का बाजार के रूप में जाना जाता है। क्लियर। ये रहा यूरोप महाद्वीप की ज्यादा से ज्यादा मैंने जानकारी आपको जुटाने की कोशिश की, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर क्वेश्चन ना आ पाए। तो आपको कैसा लगा लेक्चर, प्लीज आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि किसी भी टीचर का इस ऑनलाइन के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाना, अपना लेक्चर डिलीवर करना, कमेंट उसके ऊर्जा का एक साधन है। ठीक है। क्योंकि हम फेस टू फेस तो नहीं मिल रहे हैं, एक कैमरे के माध्यम से इस कैमरे की तरफ हम बोल रहे हैं, और इस कैमरे की तरफ आप बैठे देख रहे हैं, जो कि अभी हम लाइव डायरेक्ट क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से बताया करें कि आपको कैसा लगी क्लासेस, और ताकि कोई सुधार की कमी हो तो उस पर सुधार किया जा सके, जरूरत हो तो प्लीज। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।